हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, आई एम अनुराग जैन फ्रॉम दीप ज्ञान क्लासेस और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर हम आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल से देखें, जो आईसीएसआई ने न्यू सिलेबस के लिए लेटेस्ट मॉड्यूल इशू किया है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज लेसन नंबर 12, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। जैसे समय के साथ हर चीज अपना रंग बदलती है, वैसे ही समय के साथ पैसे भी अपना रंग बदलता है। समय के साथ पैसे की वैल्यू भी चेंज होती है। और अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। आज जो चीज हम 100 रुपए की परचेज कर सकते हैं, आज से 1 साल बाद वही चीज हम 100 रुपए की परचेज नहीं कर सकते। इसका मतलब आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, 1 साल बाद शायद वही वैल्यू 100 रुपए की ना रहे। मतलब समय के साथ पैसा भी अपना रंग बदल रहा है, पैसा भी अपनी वैल्यू बदल रहा है। हमारी इन न्यू रिकॉर्डिंग्स का, न्यू क्लासेस का, न्यू सेशंस का एक ही मोटो है, कम से कम टाइम पर सिलेबस को कवर किया जाए, सारा सिलेबस कवर किया जाए। और सिर्फ आईसीएसआई का मॉड्यूल ही नहीं, बल्कि पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन आंसर्स, उसके अलावा जो हमें लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी, वो सारे क्वेश्चंस भी, वो सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोग क्लासेस में कवर करें, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, ताकि आप भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सिलेबस कवर कर सके और सिलेबस को रिवाइज कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं किसी भी, जैसे कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर आप कहीं और देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप हमारी वेबसाइट deepgyan.com पर जाकर सारी डिटेल्स ले सकते हैं, इस सब्जेक्ट की वीडियोस से रिलेटेड भी, नोट्स से रिलेटेड भी, और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस और नोट्स से रिलेटेड भी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ये सब्जेक्ट अपने आईसीएसआई के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस मॉड्यूल में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, मैंने कहीं जगह चीजों को हाईलाइट भी कर रखा है और ठीक भी कर रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए, द की रीजन और इट आर, और की जगह यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर 4 है और की जगह। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर REAL आगे नहीं लिखा हुआ। तो बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो थियोरेटिकल पोर्शन में है, और कुछ मिस्टेक्स ऐसी भी है जो इवन प्रैक्टिकल पोर्शन में है। प्रैक्टिकल पोर्शन का मतलब न्यूमेरिकल्स के अंदर, इलिस्ट्रेशंस के अंदर कहीं पर माइनस का साइन लगाना चाहिए था, नहीं लगा रखा, या कहीं पर पॉइंट आना चाहिए था, नहीं दिया हुआ। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि यार कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कंसेप्ट का, या न्यूमेरिकल में जो आंसर दे रखा है वो आंसर मैच नहीं कर रहा है, या न्यूमेरिकल में जो बता रखा है वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉड्यूल से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये दिमाग में लेके चलिएगा कि इस सब्जेक्ट में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। राइट। जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, हो सकता है जो बुक में लिखा हुआ है वहां कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो और बुक में गलत प्रिंट हुआ हो, या कुछ ऐसी चीज प्रिंट ना हुई हो जो होनी चाहिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आपके मॉड्यूल में सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का दे रखा है। मैं इस पूरी इंट्रोडक्शन को बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आ जाइए जी। देखिए, जब भी हम कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमारा एक ही मेन मोटिव होता है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही मेन मोटिव होता है,
हाई रिटर्न्स, राइट। कभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम इसी उम्मीद से इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। हाई रिटर्न्स का मतलब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारी वापस आएगी ही आएगी, उसके साथ साथ हमें फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। कुछ एक्स्ट्रा कहता है जी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, राइट, तो हम चाहेंगे हमें डिविडेंड मिले। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, किसी को उधार दिया पैसा तो हम चाहेंगे हमें इंटरेस्ट मिले। और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एप्रिशिएशन, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े। आज 100 रुपए का शेयर लिया है, एक साल बाद वही शेयर 120 रुपए का हो जाता है, तो दिस इज वैल्यू एप्रिशिएशन, जिसे बेसिकली हम कैपिटल गेन कहते हैं। 100 रुपए की चीज 120 रुपए की हो गई, 20 रुपए का हमें कैपिटल गेन हो गया, राइट। तो किसी भी फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा मिले फाइनेंशियली। क्यों चाहिए हमें कुछ एक्स्ट्रा? कहता है जी बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन, हर इंसान कमाना चाहता है, अर्निंग। हर इंसान रिच बनना चाहता है। दूसरा रीजन, जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिस्क लेते हैं, चाहे रिस्क कम है या ज्यादा है, पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो रिस्क है शेयर्स की वैल्यू कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो रिस्क है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, राइट। और जब हम रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली हमें बदले में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। फ्री में रिस्क क्यों लेंगे? तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कहता है इन्फ्लेशन, महंगाई जो हम देख रहे हैं हर साल बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है। आज जो चीज 100 रुपए की है, एक साल बाद वो चीज 100 रुपए की नहीं मिलेगी। आज जो चीज हम लोग 200 रुपए में ले पा रहे हैं, एक साल बाद वही चीज शायद 250 रुपए में मिलेगी। इसका मतलब अगर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिए, जो आज मेरे 100 रुपए हैं, अगर मैं उसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो एक साल बाद भी वो 100 रुपए ही रहेंगे। लेकिन जो मैं इस 100 रुपए से ले सकता हूं, वो एक साल बाद हो सकता है 100 रुपए में ना मिले। उसके लिए मुझे हो सकता है 110 रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मेरे 100 रुपए तो 100 रुपए ही रहे, चीज की वैल्यू बढ़ गई। मतलब देखा जाए तो मेरे पैसों की वैल्यू कम हो गई। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं या चीजों को एक लेमन की तरह देखूं, तो मैंने कोई लॉस नहीं किया। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने अपनी लॉकर में उठा के रख दिए, आज भी मेरे पास 100 रुपए है। लेकिन अगर फाइनेंशियली देखूं तो मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। जो चीज मैं एक साल पहले 100 की परचेज कर सकता था, वो चीज आज 110 की है, तो मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। कहने का मतलब समय के साथ महंगाई बढ़ने की वजह से पैसा अपनी परचेजिंग पावर खो देता है। मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मतलब रियल सेंस में देखें तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है। और यही चीज समझाना इस चैप्टर का मोटिव है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय के साथ साथ पैसे की कीमत कम हो जाती है, इसीलिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। और इन्वेस्ट भी फॉर हायर रिटर्न्स, ताकि हमारे पैसे की वैल्यू कम ना हो। अगर मैं 100 रुपए को इन्वेस्ट करता हूं और मुझे मिलते हैं 105 रुपए एक साल बाद, तब भी मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि जो चीज मैं 100 रुपए की परचेज कर सकता था, आज एक साल बाद उस चीज की वैल्यू 110 रुपए है। मतलब 5 रुपए मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई, राइट। तो कम से कम इतना तो रिटर्न चाहिए, अपने 100 रुपए तो वापस चाहिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा में कम से कम इतना तो वापस चाहिए कि ये
इन्फ्लेशन को कवर कर ले, मतलब मेरे पैसे की परचेजिंग पावर उतनी ही रहे, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल मोटिव्स भी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। कभी कभी हम लोग सोशल स्टेटस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो डेफिनेट सी बात है हम चीज़ों को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर करेंगे, राइट। यही सारी बातें आपके मॉड्यूल में बता रखी है। अगर आप ध्यान से देखें, इन्होंने कहा कि भैया आज जो हमारे हाथ में 1 रुपया है और 1 साल बाद जो हमारे हाथ में 1 रुपया होगा, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। आज की 1 रुपये की वैल्यू फ्यूचर के 1 रुपये से ज्यादा है। आज जो हम 1 रुपये में परचेज कर सकते हैं, फ्यूचर में वही चीज उस 1 रुपये से परचेज नहीं कर पाएंगे। अ रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी अ ईयर हेंस, राइट। किस लिए कहता है जी, इन्होंने 3 रीजन दिए मेनली। सबसे पहला रीजन कि हर कोई करंट इनकम में विश्वास रखता है, फ्यूचर में क्या होगा क्या मिलेगा वो फ्यूचर में देखेंगे, फिलहाल आज की डेट में क्या मिलेगा हर कोई वो प्रेफर करता है, करंट कंजम्पशन, राइट। दूसरा रीजन इन्होंने कहा कि देखिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे रुपए की वैल्यू कम होती है, राइट। और रुपए की वैल्यू कम होती है तो परचेजिंग पावर भी कम होती है। और बट ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आज मेरे हाथ में पैसा होगा मैं उसे दोबारा री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे और पैसा क्रिएट कर सकता हूँ। तो हर कोई करंट कंजम्पशन, हर कोई पैसा अपने हाथ में चाहता है, ना कि फ्यूचर में। सिंपल सी बात, राइट। और देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी हम लोग पैसों की बात करते हैं, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा ये देखना चाहते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, रिटर्न्स क्या मिलने वाली है, सबसे पहली चीज तो ये। और जो भी हमें रिटर्न्स मिलने वाली है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। मैं आज 100 रुपए लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, फ्यूचर में 1 साल बाद मुझे 108 रुपए मिल रहे हैं। देखने में लग रहा है कि हाँ मुझे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या एक्चुअल में मुझे प्रॉफिट हो रहा है? अगर मान के चलिए मार्केट में इन्फ्लेशन 10% है, इसका मतलब जो चीज मैं आज 100 रुपए की परचेज कर पा रहा हूं वही चीज 1 साल बाद 110 रुपए की परचेज कर पाऊंगा। तो एक्चुअल में मुझे 8 रुपए का बेनिफिट हुआ या मुझे 2 रुपए का लॉस हुआ। तो मैं चाहूंगा मुझे फ्यूचर में जो कुछ भी मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखूं, क्या प्रेजेंट वैल्यू उतनी है जितना मैंने इन्वेस्ट किया, या उससे कम है, या उससे ज्यादा है। अगर जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी इन्वेस्टमेंट से कम है तो मुझे एक्चुअल में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, राइट। चलिए जी, तो मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अगर मैं देखूं तो गिनती के 3 कॉन्सेप्ट्स है। पहला सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, और तीसरा डबलिंग पीरियड। तो सब कुछ इन 3 कॉन्सेप्ट्स में ही कवर हो रहा है, राइट। तो थोड़ी सी इन्होंने थ्योरी दी, उसके बाद इन्होंने कहा सबसे पहली चीज कहता है कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, आ जाइए। आई थिंक सबने पढ़ रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल में हो तो मान के चला जाएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है तो हम डीपली कवर करेंगे। और सिर्फ डीपली कवर नहीं करेंगे बल्कि इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखेंगे ताकि दिमाग में कोई डाउट ना रहे। क्योंकि जब हम प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो वो सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है।
ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट कहता है जब भी हम पैसा उधार देते हैं किसी को भी, तो सिंपल इंटरेस्ट पर भी दे सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी दे सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ओनली ऑन ओरिजिनल अमाउंट। बड़ी सिंपल सी बात। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? कहता है जी मान के चलिए आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए हैं, कितने सालों के लिए? लेट्स से फॉर 10 ईयर्स। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर? लेट्स से 10% इंटरेस्ट पर। तो ये हमारी ओरिजिनल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। कहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ इसी पर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब हर साल इंटरेस्ट कितना होगा? 100 का 10%, 10 रुपए। पहले साल भी 10 रुपए मिलेगा, दूसरे साल भी 10 रुपए ही मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपए ही मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट। मतलब कहता है जी नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। चाहे सामने वाले से हमें हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल या नहीं मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में कहता है इंटरेस्ट इज पेबल इन एवरी टर्म। सामने वाला हमें हर साल 10 रुपए दे देगा इंटरेस्ट के नाम के, और उसके पास हमारे 100 रुपए ही रहेंगे। अगले साल फिर हमें 10 रुपए दे देगा इंटरेस्ट के नाम के, और उसके पास हमारे 100 रुपए ही रहेंगे। हम ये मान के चलते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि चाहे सामने वाला दे या ना दे, चाहे इंटरेस्ट का पैसा उसके पास रहे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर अगर हमने पैसा दे रखा है तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी। तो जी ओनली प्रिंसिपल अमाउंट इज रिटेन्ड विद द बोरोवर, इन अदर वर्ड्स नो कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का क्या मतलब हुआ? कंपाउंडिंग का मतलब हुआ जहां पर प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी कंपाउंड हो जाए। कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? जहां पर प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी कंपाउंड हो जाए। जैसे मान के चलिए मैंने आज आपको 100 रुपए दिए 10% इंटरेस्ट पे, पूरे साल का 10% आपसे मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो जी आफ्टर 1 ईयर आपके पास मेरे 100 रुपए हैं जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 10 रुपए आपके पास इंटरेस्ट के नाम के, 10 रुपए का इंटरेस्ट भी आपके पास मेरा, राइट। तो टोटल मिलाकर 1 साल बाद आपके पास मेरे 110 हो जाएंगे, और ये जो 110 रुपए है ये मेरा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब मैंने इन दोनों को कंपाउंड कर दिया। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? 110 रुपए, और इंटरेस्ट पूरे 110 पर देना पड़ेगा, ना कि 100 रुपए पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? कहता है जी कंपाउंडिंग का मतलब हुआ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर अमाउंट्स। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इट मींस एडिंग इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब कहता है जी इंटरेस्ट ऑन टोटल कंपाउंडेड अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? टोटल अमाउंट पे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे, सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं मिलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे। मतलब यहाँ पर हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को कंपाउंड नहीं करते। ठीक है जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट ऑन टोटल कंपाउंडेड अमाउंट, मतलब हमें इंटरेस्ट पोर्शन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पोर्शन ऑल्सो। इंटरेस्ट इज नॉट पेएबल इन एवरी टर्म। मान के चला जाता है कि भैया सामने वाले के पास इंटरेस्ट रिटेन्ड रहेगा, उसी के पास रहेगा, इसीलिए तो वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देगा। तो वो हमें हर टर्म में इस तरह साल खत्म होने के बाद वो हमें इंटरेस्ट देगा नहीं, बल्कि अपने पास ही रख लेगा, और वो कहेगा अब आपके 110 रुपए मेरे पास हो गए, अब अगले साल मैं 110 पे आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा।
ठीक है, तो अगले साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 11 रुपए, 10 रुपए नहीं 11 रुपए, क्योंकि 110 पे 10%। फिर थर्ड ईयर के लिए कहता है जी ये वाला जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और नया प्रिंसिपल बन जाएगा 121, और थर्ड ईयर के लिए मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 121 पे 10%। ऐसे कंपाउंड होता चला जाएगा जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, टोटल अमाउंट इज पेएबल ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, बोरोअर रिटेन्स बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट टिल रिपेमेंट। ठीक है, अब जी सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है। आप सिंपल सी चीज देखिए, मैंने ऐसे ऊपर एग्जांपल लिया कि किसी को 100 रुपए दिए सिंपल इंटरेस्ट पर, 10% इंटरेस्ट पर एनम पूरे साल का, तो हर साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपए। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक ही साल के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए हमने टी कंसीडर नहीं किया। अगर मान के चलिए हमें कहा जाए 4 साल के लिए दिए तो इनटू में टी टेन्योर, तो यहाँ टी क्या है 4, 4 साल, राइट। तो उस केस में 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 40 रुपए, 10 रुपए हर साल का, तो 4 साल का कितना हो गया, 40 रुपए, सिंपल सी बात, राइट। तो पी आर टी, पी आर टी प्रिंसिपल इनटू में इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज, ये ध्यान रखिएगा, मतलब हमें इंटरेस्ट रेट लेना है इन परसेंटेज, राइट, इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्यों लिखा, नंबर ऑफ ईयर्स क्यों नहीं लिखा। हो सकता है हम 1 साल के लिए दे रहे हैं, हो सकता है 2 साल के लिए दे रहे हैं, हो सकता है 3 साल के लिए दे रहे हैं, या हो सकता है 2 महीने के लिए दे रहे हैं। अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जी आपने दिया 2 महीने के लिए और आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10% पर एनम, तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल क्लियर है, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए। कहता है जी टाइम क्लियर है, टाइम कितना है 2 मंथ्स, और रेट क्लियर है, रेट कितना है 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट। अब या तो हम इसे मंथली कन्वर्ट करें या टाइम को ईयरली कन्वर्ट करें, वही दोनों चीजों को सेम पैरामीटर्स में लेके चलना पड़ेगा, तभी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं जी 2 मंथ है तो क्यों ना रेट को मंथ में कन्वर्ट कर ले, तो मंथली बेसिस पे कितना हो गया, कहता है जी 1% पर मंथ, पूरे साल का 12%, पूरे साल का मतलब 12 महीने, तो 1 महीने का कितना हो गया 1%, राइट। तो अब यहाँ पर टी कितना हो गया, T2 हो गया, क्यों, क्योंकि मंथली बेसिस पर लेके चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ईयर नहीं लिखा, मैंने टेन्योर लिखा, टर्म लिखा, भाई कितने टर्म के लिए। अगर मंथली बेसिस पे लेके चल रहे हैं तो यहाँ 2 मंथ का मतलब 2 टर्म्स, क्योंकि मंथली बेसिस पर हमने इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है सिंपल इंटरेस्ट की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज की डेट में मैं 100 रुपए किसी को उधार दे रहा हूं और 10% पर एनम के बेसिस पर उधार दे रहा हूं और 5 सालों के लिए उधार दे रहा हूं, तो जी टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कितना हुआ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, कहता है 50 रुपीज। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए फ्यूचर में पैसे कितने मिलेंगे, तो भैया 100 रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 50 रुपए इंटरेस्ट पे मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो P इंटू में R इंटू में T, लेकिन अगर आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछी जाए तो उस केस में P प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्या बन जाएगा P प्लस
PRT। ठीक है, यही चीज नोट्स में मैंने लिखी हुई है। फाइनल अमाउंट क्या है? P प्लस PRT। ठीक है जी। अब ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला कंपाउंडेड इंटरेस्ट का नहीं है, ये फॉर्मूला फाइनल अमाउंट का है, फ्यूचर वैल्यू का। मान के चलते हैं मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए हैं 10% पर, ठीक, 3 इयर्स के लिए। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट है। और कंपाउंड कब होगा? एनुअली। मतलब जितना भी साल के एंड में इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा। एनुअली का मतलब जितना भी पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा वो दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा और अगले साल हमारे पास न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो एनुअली इन्होंने कहा जी जो आपकी फाइनल अमाउंट आएगी, फ्यूचर वैल्यू होगी, उसका फॉर्मूला है P1 प्लस RT। मतलब 100 रुपीज 1 प्लस, मैंने कहा ना परसेंटेज में लेना है, तो R क्या है? 10 अपॉन में 100 और यहाँ पर T कितना है? 3 इयर्स। राइट, बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कहता है जी 100 रुपये, अंदर क्या आ गया? 1.1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर देखिए 1.1 की पावर 3, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास? 1.331 इंटू में 100। ये जो हमारे पास अमाउंट आई है ये फ्यूचर वैल्यू आई है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? कहता है इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट लेस कर दो, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? ये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कहता है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को लेस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट, अब कुछ लोग है मन में डाउट होता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो ये फॉर्मूला देख लीजिए कैसे आया। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो टर्म के एंड में जितना भी इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। तो जी फर्स्ट टर्म में हमें क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है? कहता है P प्लस PR। फर्स्ट टर्म में हमें इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है? PR। मान के चलिए मैंने 100 रुपए दिए आपको 10% पर, तो एट द एंड कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 10 रुपए। और प्रिंसिपल अमाउंट मेरी क्या है? 100 रुपए। तो न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? कहता है जी 110 रुपए। तो साल के एंड में वैल्यू क्या हो जाएगी? P प्लस PR, जिसे हम लिख सकते हैं P और ब्रैकेट में 1 प्लस R। P यहां से हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस R, और ये क्या बन जाएगा हमारा? कहता है इट विल बिकम अवर न्यू प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट टर्म। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म में दोबारा कहता है जी ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जो हमें मिलने वाला है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? कहता है दिस प्लस दिस, और इसको हम अगर P
ब्रैकेट में 1 प्लस आर को कॉमन ले ले तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब ये हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। न्यू प्रिंसिपल हमारा ये है, इसमें अगेन हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे प्रिंसिपल इंटू में इंटरेस्ट करके, तो फिर दोबारा हमारे पास ये आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर के एंड में P1 प्लस आर की पावर 1, सेकेंड ईयर के एंड में P1 प्लस आर की पावर 2, थर्ड ईयर के एंड में P1 प्लस आर की पावर 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P1 प्लस आर की पावर T, जितने भी टर्म्स है। ठीक है, और फाइनल अमाउंट ये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, कहता है जी फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर दीजिए तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट, दोबारा से एक बार ध्यान दीजिए, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल प्लस PRT, प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टर्म्स। ठीक है, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फ्यूचर वैल्यू का है। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो कैसे निकालूंगा, कहता है फ्यूचर वैल्यू लेस प्रिंसिपल, क्या आ गया ये, P1 प्लस आर की पावर T माइनस P। देख लीजिए, अब यहां पर सारा जो ट्रिक खेली जाती है वो इस चीज में खेली जाती है कि इंटरेस्ट कंपाउंड कब हो रहा है, इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है या हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है या क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, मंथली कंपाउंड हो रहा है, डेली कंपाउंड हो रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंड कब हो रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान दीजिए, P1 प्लस आर की पावर T, यहाँ पर T कैसे निकालेंगे, कहता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स। अगर इंटरेस्ट साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है तो 1, और मान के चलिए 3 साल के लिए हमने इंटरेस्ट पर पैसा दे रखा है, तो 1 इंटू में 3, आर कितना आ गया और T कितना आ गया 3। अगर मान के चलिए कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है, 3 साल के लिए पैसा दे रखा है, तो टर्म्स कितने हो गए 6, एक साल में 2 टर्म, 3 साल में 6 टर्म। अगर क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो एक साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है, और कितने साल है 3 साल, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 12। अगर मंथली कंपाउंड हो रहा है तो एक साल में 12 बार कंपाउंड हो रहा है, 3 साल के लिए पैसे उधार दिए हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 36। राइट, और इसी तरह अगर डेली कंपाउंड हो रहा है तो एक साल में 365 टाइम्स कंपाउंड हो रहा है, 3 इयर्स के लिए पैसा हमने दिया इंटरेस्ट पर, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 1095। कंपाउंड होने का मतलब दोबारा से कि इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट कब ऐड होगा। एनुअली कंपाउंड होने का मतलब साल में एक बार जितना इंटरेस्ट बनेगा प्रिंसिपल में ऐड होगा और न्यू प्रिंसिपल के ऊपर फिर इंटरेस्ट पेएबल होगा। हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब साल में 2 बार, मतलब हर हाफ ईयर में जितना इंटरेस्ट बनेगा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और न्यू प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट पेएबल होगा। क्वार्टरली कंपाउंड होने का मतलब हर 3 महीने में जितना इंटरेस्ट बनेगा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और फिर न्यू प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेएबल होगा।
राइट। तो कंपाउंड होने का मतलब कहता है कब इंटरेस्ट प्रिंसिपल में दोबारा ऐड होगा। और क्योंकि इंटरेस्ट जनरली पर एनम दे रखा होता है, अब अगर साल में एक बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तो पूरे साल का 12% लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साल में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो भैया इंटरेस्ट तो पूरे साल का दे रखा है ना 12%, हाफ ईयरली का निकालना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाय 2, हाफ ईयरली का निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2, तो जी आर कितना लेके चलेंगे 6। अगर साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है, पूरे साल का 12% इंटरेस्ट है, तो जी क्वार्टरली इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाय 4, तो आर कितना लेके चलेंगे 3, राइट। और अगर मंथली बेसिस पर कंपाउंड हो रहा है तो पूरे साल का इंटरेस्ट है 12%, एक मंथ का हो जाएगा 1% डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरह से हमें टी और आर को कैलकुलेट करना है, इनके ऊपर फोकस करना है, राइट। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इस बेसिस पर। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹1000 फॉर 4 years एट 5% पर एनम। तो ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया, प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया, कहता है जी 1000 रुपये। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स दिए, कहता है जी 4 years। इंटरेस्ट रेट दिया, आर दिया, कहता है 5% पर एनम है, पूरे साल का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए कि इंटरेस्ट कंपाउंड कब होगा, एनुअली होगा या क्वार्टरली होगा या हाफ ईयरली होगा। इन्होंने कहा जी देखिए पहले एनुअली कंपाउंड करके आंसर निकालिए, फिर क्वार्टरली कंपाउंड करके, हाफ ईयरली कंपाउंड करके, तीनों ही केसेस में आंसर निकालिए। ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि इंटरेस्ट कंपाउंड कब होगा, तो मान के चलिए एनुअली कंपाउंड होगा। तो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं जी। आ जाइए, पहले हम जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम, उसके अलावा हमें नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 3 years, 3 दे रखे हैं ना, नहीं 4 years। ठीक है जी, पहला केस, कंपाउंडेड एनुअली। अगर कंपाउंडेड एनुअली है, साल में एक बार कंपाउंड होगा, तो जी इस केस में टी क्या लेके चलेंगे, कहता है टी होता है हमारा कि साल में कितनी बार कंपाउंड होगा। ध्यान दीजिए, टी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, जो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। और आर कैसे निकालते हैं, कहता है जी इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर। ठीक है। अब जी हमें क्वेश्चन में दे रखा है P इज इक्वल टू 1000, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, और नंबर ऑफ ईयर्स 4 years। अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है
तो टी क्या आ गया, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर, एक ही बार हो रहा है एनुअली। नंबर ऑफ ईयर्स कहता है जी 4 ईयर्स के लिए उधार दिया जा रहा है, तो टी आ गया 4। आर क्या है, इंटरेस्ट पर एनम पर ईयर, तो जी इंटरेस्ट कितना है 5% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर, एक बार, तो पूरा इंटरेस्ट पर एनम, सिंपल सी बात। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टी हमारा आ गया, कहते साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है और 4 साल के लिए पैसा उधार दिया है, कितने टर्म्स हो गए 8 टर्म्स। और आर क्या आ गया, कहता है जी 1 साल का 5% इंटरेस्ट है, साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो गया, इसी तरह अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो जी टी कहता है साल में 4 बार कंपाउंड होगा, 4 साल, तो टर्म्स कितने हो गए 16। और आर पूरे साल का इंटरेस्ट 5%, तो जी 3 महीने का कहता है क्वार्टरली है, 1/4 कर दीजिए डिवाइडेड बाय 4, इजीली निकल जाएगा। अब कैसे, फर्स्ट केस में कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल 1 प्लस आर इंटू टी। सेकेंड केस में फ्यूचर वैल्यू है, ये निकालने के बाद हम 1000 रुपीज लेस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ये क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, 1 प्लस कहता है जी यहाँ पर 2.5 अपॉन में, और टी क्या है यहाँ पर 8, आप इन्हें सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए जी। आई होप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ ₹1200 becomes ₹1323 in 2 years at compounded interest, जो कि कब कंपाउंड हो रहा है, कहता है कंपाउंडेड एनुअली, तो यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, कहता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर टी। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसे निकालते हैं, यही फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू कितना है 1323 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1000 रुपये, नहीं 1200 रुपये। 1 प्लस आर कितना दिया जी, आर तो निकालना है हमें, और टी दिया 2 इयर्स,
तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 1323 अपॉन में 1200 इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 2। तो जी इसका स्क्वायर रूट अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आने वाला है 1.05। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। 1323 डिवाइडेड बाय, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेके चलते हैं तो देखिए 1.05 राइट इज इक्वल टू 1 प्लस आर। तो यहाँ पर आर क्या आ गया हमारे पास, -1 मतलब 0.05 राइट। और देखिए आर को हमें बाय 100 लेना होता है, परसेंटेज में लेना होता है। तो आर क्या आ गया हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, बाकी तो सब अपने आप निकल जाएगा राइट। 5%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप कहेंगे कि सर मॉड्यूल में तो ये क्वेश्चंस नहीं दे रखे, मॉड्यूल में तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का बहुत थोड़ा सा पार्ट दे रखा है, इन्होंने प्रॉपर्ली इसे एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ। इनफैक्ट जो भी दे रखा है वो यूजफुल नहीं है, एग्जामिनेशन में वो चीज यूजफुल नहीं है। लेकिन ताकि आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और उनके बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनके बेसिस पर कोई और कंसेप्ट पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, या वो कहीं ना कहीं किसी वे में यूज किए जा रहे हैं एग्जाम्स में किसी क्वेश्चन में, तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाए, इसीलिए ये 8-10 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 years at 5% per annum is 76.30. Find the sum. आंसर 10,000 आना चाहिए राइट। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और फिर न्यू प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है। तो जी कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट अगर हम माइनस करते हैं, कहता है जो डिफरेंस है कितना आ रहा है 76.30। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 76.30। ठीक है जी, इसका मतलब ध्यान से देखिए, P 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर T माइनस P, ये तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेस P आर T, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू 76.30। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये फ्यूचर वैल्यू का है, मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से प्रिंसिपल लेस करना पड़ता है, दोबारा मैं आपको चीज बता रहा हूँ राइट। जबकि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का है, अगर फ्यूचर वैल्यू देखनी है सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो इसमें हमें प्रिंसिपल ऐड करना पड़ता है। तो जी ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब P तो हमें निकालना है, 1 प्लस आर हमें दे रखा है 5% और T हमें दे रखा है 3 years। इन्होंने ये नहीं बता रखा कंपाउंड
कब होगा, और मैंने आपको कहा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कंपाउंड कब होगा, तो कंपाउंड एनुअली होगा, राइट। तो जी यहाँ पर 3 इयर्स, तो आर कितना था 5%। टी तो हमारे पास 3 इयर्स है, तो इसमें से पी कैलकुलेट किया जा सकता है सिंपली। ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा 1.05 इंटू में 1.05 इंटू में 1.05, तो 1.15763 ले लेते हैं। कितना आया था 15763। या हम इसे लिख सकते हैं 1.15763 पी माइनस 1 पी माइनस 0.15 पी। मैं पूरी डिटेल में कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा पेन ना लेना पड़े। आ जाइए जी, तो इसको लेस करके देख लेते हैं। -1 माइनस 0.15 0.007623। तो पी क्या आ गया अगेन इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, आंसर तो अपने आप निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर फर्स्ट ईयर at 5% per annum compounded is 25, find the total interest at the end of second year। तो कहता है हमने कुछ पैसा उधार दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया 5% पर, और वो कंपाउंड भी एनुअली हो रहा है, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बना हमारा 25। तो बताइए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट, फाइंड टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, राइट। आ जाइए जी, तो पी निकालना जरूरी है, जब तक पी नहीं पता चलेगा तब तक हम इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते सेकंड ईयर का। तो पी कैसे निकालेंगे, अगेन पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें 5% दे रखा है, हमें इंटरेस्ट दे रखा है फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 रुपीज, और T1 है ही, ठीक है।
P को 1P लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास तो जी P क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ गया जी हमारे पास 500। P आ गया तो अब तो आप सेकेंड ईयर का निकाल सकते हैं। कहता है जी 500 1 प्लस, अब यहाँ 2 ईयर का निकालना है तो वैल्यू 2 हो गई, राइट, माइनस में 500, लो जी 1.05 इंटू में 1.05 इंटू में 500, ठीक है, लेस 500, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 51.25, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट। इसमें से अगर प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट लेस कर दे फर्स्ट ईयर का तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ये कितना है, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट, और ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दे रखा था। क्लियर है? आज ये क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर फॉर 10,000 एट 10% पर एनम। कहता है जी फर्स्ट ईयर में तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का ही आंसर सेम आएगा फर्स्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि जब तक कंपाउंड नहीं होगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड नहीं होगा, तब तक तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का सेम आएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट टर्म की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कहता है P1 प्लस R की पावर T माइनस P, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कहता है माइनस में PR T, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब मान के चलते हैं जी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो T की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या रह गया हमारे पास P1 प्लस R माइनस P माइनस PR, P प्लस PR माइनस P माइनस PR, तो क्या डिफरेंस आएगा, तो जी फर्स्ट टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, बड़ी सिंपल सी बात है। डिफरेंस तो तब आएगा ना जब एक्चुअल में अमाउंट को कंपाउंड किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म में तो अभी अमाउंट को कंपाउंड किया नहीं जा रहा, फर्स्ट टर्म के एंड में कंपाउंड किया जाता है, सेकंड टर्म से डिफरेंस आना शुरू होता है। क्लियर है? तो यहाँ डिफरेंस क्या है, 0। हाँ जी, Deep invested certain sum of money at 8% per annum simple interest for n years, or at the end of n years Deep got 4 times his original investment। तो जी कहता है उसने P इन्वेस्ट किया था और उसे मिला
4p, 4 टाइम्स। कितने पे इन्वेस्ट किया था? कहता है 8% पे। तो फ्यूचर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के केस में इज इक्वल टू p प्लस PRT, राइट। यहाँ फ्यूचर वैल्यू क्या है? कहता है 4p, 4 टाइम्स पैसा वापस मिला ना, इज इक्वल टू p प्लस r की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है जी। इसको हम लिख सकते हैं 8/100 PT प्लस में p इज इक्वल टू 4p। p यहाँ जाएगा तो 8/100 PT इज इक्वल टू 3p। p से p कट गया तो t इज इक्वल टू 3 में ये आ जाएगा। सारी चीज बस क्वेश्चन को समझना और उसे इक्वेशन में पुट करना। ये देखिए, कहता है एन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन बैंक दैट पेड सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट ग्रू टू 240 एट द एंड ऑफ 2 years। 2 साल बाद अमाउंट कितना हो गया? 240 रुपए। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया? 240 रुपए। कहता है और उसने 3 साल और वेट करी और 5 साल बाद अमाउंट कितना हो गया? भाई 2 साल बाद तो 240 हो गया था, प्लस 3 साल और वेट करी तो 2 + 3 5 साल बाद 300 हो गया। तो जी कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था बताइए, राइट। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि जी फ्यूचर वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू p प्लस PRT। फ्यूचर वैल्यू बताई इसने, कहता है 240 2 साल बाद। t की वैल्यू पता है ना, p की पता ना r की पता, t की पता है 2 साल। फिर इसने कहा जी फ्यूचर वैल्यू 300 हो गई, कब? कहता है 5 साल बाद। t की वैल्यू पता है 5 years। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को ढंग से लिखते हैं। बड़ी इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं, p प्लस PR5 या 5PR लिख दूं मैं, और p प्लस 2PR इज इक्वल टू 240। ठीक है, बड़ी इक्वेशन से छोटी को लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 3PR इज इक्वल टू 60, PR इज इक्वल टू 20। PR की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 20। इस PR की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान के चलते हैं इसमें पुट करते हैं, 240 इज इक्वल टू P प्लस 20 इंटू में 2। PR 20 है तो 20 इंटू में 2, तो P कितना आ जाएगा? P आ जाएगा 200। अगर इसमें पुट करके देखते हैं तो कहता है जी 300 इज इक्वल टू P प्लस में 20 इंटू में 5, तो P कितना आ जाएगा? अगेन 200। तो एक बार आपने इक्वेशन लिख ली, क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर तो कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। P कितना है? 200। हाँ जी, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली on certain sum of money for second year at 4% is ₹1। You have to calculate the principal amount sum, right। दोबारा से, कंपाउंड इंटरेस्ट लेस सिंपल इंटरेस्ट, कितना डिफरेंस है? ₹1। P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P माइनस PRT इज इक्वल टू 1। कंपाउंड इंटरेस्ट
लेस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें P निकालना है, बाकी हमें दे रखा है T, हमें दे रखा है R, वन प्लस 4/100 2, P 4/100 इंटू में 2, 1.04 माइनस 0.08 P। ठीक है जी, चलिए कैलकुलेटर यूज करते हैं। 1.04 इंटू में 1.04, तो ये आ गया 1.0816। P माइनस 1P माइनस 0.08P इज इक्वल टू 1। ठीक है, -1 माइनस 0.08, तो ये रह गया जी 0.0016 P इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जी 1 डिवाइडेड बाय 0.0016, तो P आ गया 625। सिंपल है, अगेन इक्वेशन में डाला, प्रॉपर सेंस में, प्रॉपर वे में, प्रॉपर सीक्वेंस में, आंसर आपके सामने है। आज जी 9th, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 60% इंक्रीज हो गया सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल में। अब सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है, अगर 6 साल में 60% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब हर साल कितना इंक्रीज हुआ होगा? 60% अपॉन में 10 और अपॉन में 6, तो हर साल कितना इंक्रीज हुआ होगा? 10%। तो इसका मतलब पैसा कितने परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया हुआ है? कहता है जी 10%। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 आफ्टर 3 years एट सेम रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया 10%। अब तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करनी है सारी फिगर्स, राइट? खुद से निकाल के देखिए आंसर क्या आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज दिस, व्हाट इज द पीरियड? तो टी निकालना है, अगेन फॉर्मूला पुट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट वैल्यू, जो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए।